हाय, दिस इज दर्शन दवे। डीडी सेज में आपका स्वागत है। (1991) में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म रिलीज हुई थी, हम। जयपुर में एशिया के सबसे खूबसूरत थिएटर की तरह जाना जाता है राज मंदिर सिनेमा। जब हम राज मंदिर में रिलीज हुई तो उस थिएटर में बहुत तोड़फोड़ हुई और वहां पुलिस तैनात कर दी गई। थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों। आज ये एपिसोड देखने वालों में से हो सकता है बहुतों ने ये फिल्म देखी हो, ना देखी हो, इसे पसंद किया हो, ना किया हो, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसे समूह की, हिंदुस्तान के एक ऐसे वर्ग की, जिनके लिए ये फिल्म रिलीज होते ही रिलीजन बन गई। उनमें से हम भी एक थे। इस फिल्म को देखने के बाद जो हमारा रिएक्शन था वो मुझे बहुत ही इनोसेंट लोगों की एक बहुत ही क्यूट दास्तान की तरह याद रहता है। इस फिल्म को देखने के बाद हम पे जो असर हुआ, आज उसी की कहानी सुनाने जा रहा हूं आपको इस एपिसोड में। फिल्में हमारे देश में हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा रही हैं। मैं और मेरे दोस्त ऐसे तो कभी नहीं थे कि किसी फिल्म को देखने के बाद हम हीरो के कपड़े कॉपी करने लग जाएं या उसका हेयर स्टाइल कॉपी करने लग जाएं या वैसी भाषा बोलने लग जाएं, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद ऐसा दौरा पड़ा जो कि बहुत ही प्लेजेंटली मेमोरेबल है। आज इतने साल गुजर जाने के बाद जब भी कभी सोचता हूं तो बहुत साफ साफ समझ आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था इस फिल्म की रिलीज के बाद कि हमारा सारा फ्रेंड सर्कल और इस देश के लाखों लोग इतने इमोशनल हो गए थे। ये कहानी इंटरेस्टिंग तो है ही, बहुत इंस्पिरेशनल भी है। जब मेरे पिछले सीरियल की पीआर टीम ने मुझे मिस्टर बच्चन की बर्थडे पे उन्हें विश करने के लिए कहा तो मैंने उन्हीं का एक डायलॉग बोलकर उन्हें विश किया था, जिसकी एक झलक मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो साहब, हम स्कूल में थे और अमिताभ बच्चन ही एकमात्र रोल मॉडल थे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के। जब तक हमने होश संभाला तब तक अमिताभ बच्चन जी की कुछ 60-70 फिल्में रिलीज हो चुकी थी जो हमने कभी नहीं देखी थी। तो इसलिए जहां मेरी स्मृति जाती है, मुझे उनकी पहली फिल्म याराना याद है, और वो भी शायद इसलिए क्योंकि वो लाइट वाले कपड़ों के लिए बहुत फैसिनेशन था। मैंने अपने शर्ट में छेद कर दिए थे बल्ब लगाने के लिए, और भाई साहब सीरीज कनेक्शन में बल्ब लगाना चाह रहा था। तो मतलब ये तय था कि अगर जो मेरा प्लान कामयाब हो गया होता तो मुझे करंट लगना श्योर था। स्कूल में थोड़े दिनों के लिए SUPW में इलेक्ट्रॉनिक्स ली थी, तो वहाँ हमें पैरेलल कनेक्शन में बल्ब जोड़ना सिखाया था। तब भी सबसे पहला आइडिया यही आया कि भैया बन गई याराना की ड्रेस, क्योंकि एक बल्ब फ्यूज़ हो गया तब भी बाकी सारे जलते रहेंगे। तो इसलिए पहली फिल्म मुझे वो याद है। फिर और जो दूसरी फिल्में याद हैं वो हैं लावारिस, कालिया, शक्ति, नास्तिक, शराबी, गिरफ्तार, मर्द, शहंशाह। इतना याद है कि बस हम उन्हीं की फिल्मों को खाते पीते सोते ओढ़ते थे। आज भी याद है कि मैं अपने सारे कजिन्स को और अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करके मिस्टर बच्चन की पूरी फिल्मों को इनैक्ट किया करता था, उन्हीं को ड्रॉ करता था, उन्हीं की एक्टिंग किया करता था। और फिर अचानक हम ये सुनने लगे कि मिस्टर बच्चन की फिल्में अब चलती नहीं है। हम फैंस तो ये सोच भी नहीं सकते थे। फिर गंगा जमुना सरस्वती आई, बहुत लोगों को पसंद आई, पर उसे फ्लॉप कह दिया गया। उस फिल्म को डायरेक्ट किया था मनमोहन देसाई ने, जिनके साथ अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड था हिट फिल्में देने का। और फिर आई तूफान, जादूगर, मैं आजाद हूं, एक ऐसी लिस्ट बड़ी फिल्मों की जो एक के बाद एक फ्लॉप करार कर दी गई। उससे भी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि अगर आप गौर से सोचें तो तूफान प्रोड्यूस की थी मनमोहन देसाई ने, जादूगर डायरेक्ट की थी प्रकाश मेहरा ने, जिन्होंने उनके साथ जंजीर और बहुत हिट फिल्में बनाई थी। और मैं आजाद हूं डायरेक्ट की थी टीनू आनंद ने, जिन्होंने पहले उन्हें डायरेक्ट किया था कालिया और शहंशाह जैसी फिल्मों में। मिस्टर बच्चन वॉज इन द सेफेस्ट एंड बिगेस्ट हैंड्स, बट स्टिल नथिंग वॉज वर्किंग फॉर हिम। हम सब बच्चे जो उनके बिगेस्ट फैंस थे वो बस एक ही बात सुन रहे थे हर जगह, अब मिस्टर बच्चन की उम्र हो गई है, अच्छे थोड़ी लगते हैं रोमांटिक सीन्स करते हुए, गाने गाते हुए, डांस करते हुए। और क्रिटिक्स तो भयंकर हार्श थे उन पर। हम अपने महानायक को धीरे धीरे नीचे फिसलते हुए देख रहे थे।
और बहुत से लोगों की फिल्में हिट हो रही थी। कई बार तो ऐसे इवेंट्स हुए फिल्म फेयर के कि जहां पर मिस्टर बच्चन की बेहतरीन फिल्मों के साथ कुछ बच्चों की फिल्में नॉमिनेट हुई और अवार्ड्स मिला उन बच्चों की फिल्मों को। और हमें ये लगने लगा कि शायद अब वी विल नॉट बी एबल टू सी आर सुपर स्ट्रॉन्ग एंग्री यंग मैन बिकॉज नाउ ही इज ग्रोइंग ओल्ड एज द क्रिटिक्स से। मैंने सुना था कि कुली में जब अमिताभ बच्चन को चोट लग गई थी तो बहुत लोगों ने प्रे किया था, बहुत लोगों ने ये कामना की थी कि वो वापस लौटें। पर इस बार बहुत से लोग और क्रिटिक्स तो बहुत इंसेंसिटिव थे और उनके फैंस धीरे धीरे गिव अप करने लगे थे। सनी देओल, संजय दत्त और खान्स भी सिनेरियो में आ चुके थे और फैंस धीरे धीरे उधर भी शिफ्ट होने लगे थे। हम भी उन्हें पसंद करते थे, लेकिन बहुत उदास होकर अपने सुपरस्टार को, अपने महानायक को इतिहास बनते हुए देख रहे थे। ऐसा लगता था जैसे एक एरा को, एक शाहकार को बड़े दुखी मन से मुड़ मुड़ के देख रहे हैं खत्म होते हुए। और फिर अपने एंग्री यंग मैन से कोई उम्मीद ना रखते हुए लोग अपने आइडल्स चेंज करने लगे। जहां पहले सिर्फ अमिताभ बच्चन के फैंस हुआ करते थे, वहां अब औरों के फैंस भी उगने लगे थे। मैं बेहद उदास था और उनकी हर फिल्म पर यह उम्मीद किया करता था कि वो चल जाए। पर फिर जब मुझे यह खबर मिलती थी कि वो भी फ्लॉप हो गई तो मैं बहुत मायूस हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे मेरा कोई पर्सनल लॉस हो गया। मैं और डर जाता था, चिंतित हो जाता था, ये सोचकर कि शायद मिस्टर बच्चन अब फिल्मों में ना दिखे, एटलीस्ट हीरो की तरह तो ना दिखे। मेरे दोस्त विनायक, दरजीत, अमित, तपन, परेश, राहुल, वो सब भी मेरी ही तरह उनके बहुत बड़े फैंस थे। एक दिन जब मैं स्कूल गया तो स्कूल में तूफान आया हुआ था। मेरे दोस्त क्लास में एक बहुत ही अजीब सा डांस स्टेप कर रहे थे। वो एक्सटैटिक थे, पागल थे, जैसे कोई दीवानगी छाई हुई हो। हम इतने बड़े हो चुके थे, हमें इतनी अक्ल आ चुकी थी कि हम ये समझ सकें कि वो डांस स्टेप अगर वल्गर नहीं था तो एटलीस्ट वियर्ड जरूर था। एटलीस्ट उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछली रात फिल्म फेयर अवार्ड्स नहीं देखे थे, जिसमें अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्म हम का एक क्लिप दिखाया गया था, ये वाला स्टेप दिखाया गया था। अमिताभ बच्चन was back and जुम्मा चुम्मा दे दे was a big hit even before the film was ready for release। और जब फिल्म रिलीज हुई तब भी आलम वही था। मेरी क्लास के लड़के फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख चुके थे, तो जाहिर सी बात है फिर आके स्टोरी बताई गई। तो मेरा एक मित्र है विनायक, तो जैसे वो प्राण की कॉमिक्स में पढ़ते थे ना कि जब साबू को गुस्सा आता है तो ज्वालामुखी फटता है, ऐसे मुझे आके बताता है कि है ना यार, जो वो अमिताभ बच्चन को गुस्सा आता है ना तो वो ऐसे करता है। मुझे लगा है ऐसे कैसे कर सकता है कोई यार, इट इज सो वियर्ड। तो मैंने कहा कितना अजीब लगता होगा स्क्रीन पे जब कोई ऐसे करता होगा। तो जब मैंने फिल्म देखी तो मिस्टर बच्चन ने तो बहुत कन्विंसिंग लेके आया उसको। और जब वो ऐसा करते हैं तो तालियां बजती हैं, सीटियां बजती हैं हॉल के अंदर। तब मुझे लगा कि इस विनायक के तो एक लात पड़नी चाहिए इतनी गंदी ओवर एक्टिंग करने के लिए। तो वो इंसिडेंट मुझे हमेशा याद रहता है। ये बात सिर्फ उस फिल्म की या उस गाने की नहीं है, ये उनकी जिंदगी का एक बहुत ही इंस्पिरेशनल एपिसोड है। उस वक्त मिस्टर बच्चन लगभग 50 साल के थे और उनकी हीरोइन थी किमी काटकर, जो उस वक्त 26 साल की थी, यानी उनसे आधी उम्र की। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर कोई प्रोड्यूसर किसी हीरो के पास जाकर यह कहे कि आपको एक ऐसी फिल्म करनी है जिसमें आपकी हीरोइन आपसे आधी उम्र की होगी, आपके जो भाई बनेंगे वो दूध पीते बच्चे होंगे, आपके पिता जो बनेंगे वो आपसे 16-17 साल छोटे होंगे, आपकी माँ जो बनेंगी वो आपसे सिर्फ 4-5 साल बड़ी होंगी। आपको उसमें एक बहुत ही बोल्ड सॉन्ग करना है और एक 25 साल के लड़के की तरह बिहेव करना है, वो भी तब जब आपके ट्राइड एंड टेस्टेड डायरेक्टर्स के साथ भी सारे प्रयास असफल हो चुके हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि ऐसी रिस्क लेने के लिए कितनी हिम्मत और कैसा जज्बा चाहिए। एंड इट वर्कड फॉर हिम। हम एक साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ थिएटर्स में रिलीज हुई
उसका तो पोस्टर ही ऐसा था जो हीरो किसे कहते हैं उसे परिभाषित करता था। फिल्म में कई स्टार्स थे, रजनीकांत, गोविंदा, डैनी, अनुपम खेर, बट मिस्टर बच्चन रूल्ड दिस टाइम। ऐसा लगा जैसे किसी ने अपने सारे फेलियर्स को मुंह तोड़ जवाब देने का निर्णय लिया हो। ऐसा एनर्जी वाला गाना तो उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी नहीं किया था। इस बार सारा श्रेय गया डायरेक्टर मुकुल एस आनंद को। इस फिल्म का लुक और प्रेजेंटेशन किसी बहुत ही ओरिजिनल और यूनिक ब्रेन की उपज लगा मुझे। मैं ये मानता हूं कि मुकुल एस आनंद की अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अनटाइमली डेथ हो गई, वरना जो विजन और सिनेमेटोग्राफी उनकी थी वो हॉलीवुड को टक्कर देने वाली थी। पहला डायरेक्टर जो इतना ग्रैंड सोचता था। I do feel that I'm inclined to think big. It's the cinema I perceive, and a cinema I perceive is generally larger than life. उन्होंने मिस्टर बच्चन के साथ अग्निपथ और खुदा गवाह भी बनाई थी और 10 की भी शूटिंग शुरू कर चुके थे, पर उनका बीच में ही निधन हो गया और 10 नाम से कोई और ही फिल्म बनी। एक ऐसी फिल्म जिसमें हम सब बच्चे मिस्टर बच्चन की एंट्री को, उनके डांस, उनकी फाइट, उनकी कॉमेडी को इमिटेट किया करते थे। एक मजेदार बात यह है कि फिल्म 2 घंटे 50 मिनट की थी, मतलब लगभग 3 घंटे की, और 55वें मिनट में मिस्टर बच्चन को बूढ़ा दिखा दिया गया था। मगर इन 55 मिनटों ने हमें हमारा अमिताभ बच्चन लौटा दिया था। मैंने फिल्म कई बार थिएटर में देखी, उसके बाद उसकी वीडियो कैसेट खरीद ली। मैं वो फिल्म रोज देखता था, 33 टाइम्स तक तो गिना, उसके बाद गिनना भी बंद कर दिया। मैंने वीडियो कैसेट से उसकी एक ऑडियो कैसेट बनाई और फिर उस ऑडियो कैसेट को चलाकर उस पर एक्ट किया करता था। हम दोस्त जब भी कभी इकट्ठा होते थे तो उसे हम पार्टी कहते थे, क्योंकि हम ये कहते थे कि चल यार मिलके हम देखेंगे। यहाँ तक कि अभी कुछ 10 साल पहले जब किसी टूटे फूटे थिएटर ने ये फिल्म 7 दिनों के लिए लगा दी तो मैं फिर अपने पेरेंट्स को लेकर ये फिल्म देखने गया था। ये भी याद है कि बर्थडेज पे भी हम लोग इस फिल्म की सीडीज दे दिया करते थे एक दूसरे को गिफ्ट की तरह। सालों तक मेरे फोन की रिंगटोन भी जुम्मा चुम्मा का इंट्रो म्यूजिक की थी। एक बार मैं लेजेंडरी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ड्यूओ के प्यारेलाल जी से मिलने गया। उस वक्त लक्ष्मीकांत जी गुजर चुके थे, लेकिन क्योंकि मुझे प्यारेलाल जी का अरेंजमेंट बहुत पसंद था तो मैंने बात में उन्हें ये कहा कि मुझे आपका वो जुम्मा चुम्मा दे दे का जो प्रिल्यूड है, शुरू का म्यूजिक है, वो बहुत पसंद है। उन्होंने बहुत अपॉलोजेटिक होते हुए कहा कि हम नहीं करना चाहते थे, वो तो अमित जी ने बहुत फोर्स किया इसलिए करना पड़ा। मुझे लगा कि शायद वो गलत समझ गए, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि नहीं सर, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ आपकी। आप में से जिन लोगों को ना पता हो, वैसे तो सभी को पता होगा, लेकिन जिन्हें ना पता हो उन्हें बता दूं कि हम का जुम्मा चुम्मा दे दे और थानेदार का तम्मा तम्मा लोगे, ये मोरी कांते के एल्बम एक्वा बीच का एक ट्रैक है तम्मा, उसकी कॉपीज हैं। जब अग्निपथ में मिस्टर बच्चन फ्लाइट से उतरकर कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं तब इसी एल्बम का ये के ट्रैक बजता है, जिसका म्यूजिक एग्जैक्टली तम्मा तम्मा में कॉपी किया गया है। मुकुल एस आनंद के अलावा फिल्म के एसेट्स में लुई बैंक्स और सुनील कौशिक का बैकग्राउंड म्यूजिक, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के टिपिकल बैकग्राउंड म्यूजिक से बहुत ही अलग और रिफ्रेशिंग था। डैनी साहब की मेमोरेबल परफॉर्मेंस, अमेजिंग लोकेशंस, चिनी प्रकाश की कोरियोग्राफी जो मिस्टर बच्चन पे बहुत एप्ट लगी, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। और उसके अलावा सुदेश भोसले एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज थे, क्योंकि दिनों तक लोग यही सोचते रहे कि अमिताभ बच्चन साहब ने खुद वो गाना गाया है। इस गाने की शूटिंग मुंबई के कोलाबा में मुकेश मिल्स में की गई थी। पहले जुम्मा चुम्मा दे दे रमेश सिप्पी की फिल्म राम की सीता श्याम की गीता के लिए रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई। तो मुकुल एस आनंद ने ये रिक्वेस्ट की कि उन्हें वो गाना अग्निपथ के लिए दे दिया जाए, लेकिन फिर बाद में उन्हें भी लगा कि ये गाना विजय दीनानाथ चौहान पे सूट नहीं करेगा, इसलिए गाना हम में शिफ्ट कर दिया गया। वो जो बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि हम की रिलीज पर राज मंदिर को बंद कर देना पड़ा, तो किस्सा ये सुनने में आया कि जब ये फिल्म चलाई गई और ये गाना आया तो भीड़ ने इस गाने को दोबारा चलाने की फरमाइश की, और ना कहने पर भीड़ इतनी पागल हो गई कि उन्होंने थिएटर तोड़ डाला। ये भी सुनने में आया कि बहुत से थिएटर्स में ये गाना दोबारा चलाया भी गया।
बहुत से थिएटर इस फिल्म की रिलीज के बाद कुछ दिन के लिए बंद रहे और कुछ थिएटर्स में ये फिल्म पुलिस की मौजूदगी में चलाई गई। मैं यूं तो मिस्टर बच्चन से कभी पर्सनली मिल नहीं सका, लेकिन पहली बार मैंने उन्हें आंखें फिल्म के सेट पर देखा था और ये सोच कर गया था कि आज मैं उनसे मिलकर आऊंगा, क्योंकि उस सेट पर मेरे कई मित्र काम कर रहे थे। लेकिन जब मैंने उन्हें अपनी स्क्रिप्ट पढ़ते हुए देखा, उसमें तल्लीन देखा, तो एज एन एक्टर मुझे लगा कि मुझे उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मुझे बस इतना ही इत्मीनान है कि जब मुझे पहली बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला तो मेरी कामयाबी के उस मोमेंट में वे भी मेरे साथ कैद हो गए, हमेशा के लिए। मेरे पिछले शो में भी जब शो की पीआर टीम ने मुझे मिस्टर बच्चन की बर्थडे पर उन्हें विश करने के लिए कहा, तब भी मैंने हम का ही डायलॉग बोलकर उन्हें विश किया था। There's a sequence in the film where Mr. Bachchan is talking to Rajnikant sir, and it goes like, कुमार, तुमने मुजरिमों की तालीम किताबों और फाइलों से हासिल की है। मैंने अपनी तालीम अपना पूरा बचपन उनके घर उनके बीच रह के हासिल की है। मैं उनसे निपट सकता हूं, तुम नहीं, तुम नहीं। And I remember him saying that twice. तुम नहीं. Thank you, Mr. Bachchan, for entertaining us. You're wonderful. May you have a very fruitful, a very creatively satisfying birthday and career and life. मिलूंगा उनसे। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हम की रिलीज के बाद हम क्यों इतने पागल हो गए थे, आज सोचता हूं तो समझ आता है। एक हीरो की कहानी हमारे सामने स्क्रीन पर चल रही थी और उन्हीं के फिल्मों में स्ट्रगल की कहानी असली जिंदगी में चल रही थी। हम उनके डाई हार्ड फैंस थे। हम ये समझने के लिए बहुत छोटे थे कि हार भी जिंदगी का ही हिस्सा होती है। हमें तो सिर्फ इतना पता था कि जिस इंसान ने हमें इतनी खुशियां दी, उसके अस्तित्व को तार तार किया जा रहा है। जिसने हमें इतने सपने दिए, थिएटर में ताली बजाने वाले मोमेंट्स दिए। अमिताभ बच्चन मतलब हीरो, और हीरो मतलब अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन मतलब हमारा बचपन, हमारा जोश, और उसे अचानक इतनी जल्दी मारा जा रहा था। और ये मिस्टर बच्चन के करियर में पहली बार हो रहा था। हम नहीं जानते थे कि हर हीरो के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है। हमारे लिए तो उन्हें फ्लॉप कहना मतलब हमें फ्लॉप कहना, हमारे टेस्ट को अब्यूज करना। ऐसा लगता था जैसे कोई हमारे पेरेंट्स को गाली दे रहा हो। वी ऑल टुक इट पर्सनली। अमिताभ बच्चन सक्सेस के पर्याय बन चुके थे और उस परिभाषा को बदलते देखना हमारे बाल मन के लिए बहुत क्रूर था। इसलिए जब जुम्मा चुम्मा रिलीज हुआ तो ये समझ आया कि धमाका हुआ है। इसलिए वे बाउंस बैक करने का मोटिवेशन बन गए हमारे लिए, प्रेरणा बन गए। वी वर प्राउड ऑफ हिम। आज एज एक्टर्स जब भी कोई मुझे ये कहता है कि अपन कोई टीनेजर तो है नहीं, प्रोड्यूसर्स बच्चों के ट्रैक बनाते हैं और वैसे भी अपन अब फैमिली पे ध्यान दें या करियर पे ध्यान दें, तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और मुझे याद आ जाता है कि मिस्टर बच्चन 50 साल के थे जब उन्होंने जुम्मा चुम्मा दे किया था। अभी तो बहुत वक्त है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और फिर मेरे जहन में वो ही धुन गूंजने लगती है। जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा। फिर मिलते हैं डीडी सेस के अगले एपिसोड में। देखते रहिए।